एक सेकंड रुक जा एक सेकंड रिकॉर्डिंग। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? यूटिलिटी। और क्या पढ़ाया था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ। उसके बाद पढ़ाए थे पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दोनों पढ़ाया था। हाँ, दो ही पढ़ाए। और पढ़ाया था वैल्यू एंड प्राइस। वैल्यू मतलब एंड प्राइस मतलब क्या होता है? ओह हाँ, ये भी पढ़ाए थे। वैल्यू मतलब क्या होता है? वैल्यू ये नहीं पढ़ाए थे। ये पढ़ाया नहीं था। पढ़ाए थे। ठीक, कोई बात नहीं, फिर से बोल दूंगा, लेकिन पढ़ाया था जो भी है। तो समझ ले, मैं तुमको एग्जांपल दिया था ना एसी वाला, कि तुम एसी लेके आइए, खरीद के लेके आइए, एंड मतलब तुमको हम बोलते हैं। हाँ मुझे याद है, हम बोल रहे हैं एसी क्या है, दे रहा है, रूम ठंडा ही नहीं कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, कोई बात है। और हाँ समझ ले तुमको, से हाँ समझ ले तुमको, अगर होता है ना मिठाई खाना और तुम्हारा मतलब होता है ना ये फुचका खाना और पकौड़ा खाना, ये सब मना है, ठीक है, उसके बाद भी तुम खा रही है, तो क्या पेट में जाके कुछ वैल्यू होगा तुम्हारा? कोई वैल्यू नहीं होगा। खाना का कोई वैल्यू होगा? खा के कोई फायदा नहीं होगा। रुपया तो लग गया खरीदने का टाइम में, लेकिन कोई वैल्यू हुआ? कोई वैल्यू नहीं होगा। जरूरी नहीं कि जो चीज का पैसा दे रहे हैं वो चीज का वैल्यू जनरेट होगा, ठीक है, लेकिन अगर तुम वैल्यू जनरेट करना चाहती है तो तुमको पैसा देना ही पड़ेगा, है ना? तो प्राइस एंड वैल्यू में ये डिफरेंस है। प्राइस मतलब एक कमोडिटी का कितना पैसा देती है, एंड वैल्यू मतलब उससे क्या सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रही है, दैट इज नोन एज वैल्यू, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या था? लैंड, लेवल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर। हाँ, वो सेम ही तो है। ऑर्गेनाइजेशन एक तो फर्म हो गया, एंटरप्रेन्योर मतलब एक आदमी जो एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहा है, जो आइडियाज प्रोवाइड कर रहा है बिजनेसमैन को। एंटरप्रेन्योर क्या बोल रही है? बुक्स में ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन है क्या? आई डोंट नो, मैं आज तक कभी ऑर्गेनाइजेशन यूज भी नहीं किया, कोई और बुक में देखा भी नहीं है, ठीक है, जो भी है। एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स, ठीक है, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सुन ले पहले, बता रहा हूँ ये वाला। एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या होता है कि समझ ले, मैं फर्दर, वो ऐसा गुड्स है जो फर्दर प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, एक ऐसा गुड्स जो फर्दर प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जिसको मैं रीसेल नहीं करता। जैसे कि अगर मैं टेबल बनाऊंगा, इफ आई एम मेकिंग ए टेबल, तो टेबल के लिए मुझे क्या चाहिए? वुड चाहिए, है ना? हाँ। कलर्स चाहिए टेबल को कलर करने के लिए, ठीक है। स्क्रू चाहिए उसका पाया ये सब लगाने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? कैपिटल गुड्स हो गया, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए काम नहीं आता, जो ह्यूमन लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। जो फर्दर प्रोटेक्शन में काम आता है उसको बोलता है कैपिटल गुड्स। द गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोटेक्शन, दैट इज नोन एज कैपिटल गुड्स। कॉटन, कॉटन किसके लिए काम आता है? कॉटन कपड़ा बनाने के लिए, क्लोथ्स। हाँ, कपड़ा बनाने के लिए। उलेन, ऊल किसके लिए काम आता है? उलेन क्लोथ्स बनाने के लिए काम आता है ना? तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया कैपिटल गुड्स। और होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो मैं कंज्यूम करने के लिए बाई कर रहा हूँ, जैसे मोबाइल, टीवी, ठीक है, फर्नीचर, ये सब क्या मैं रीसेल नहीं करूंगा, ये सब मैं अपने लिए बाई कर रहा हूँ, ठीक है। सेल करने के लिए बाई नहीं कर रहा। जो चीज मैं सेल करने के लिए बाई नहीं कर रहा, जो अपने लिए बाई कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। हाँ। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ, समझ आ गया ना ये? हाँ। एक बात बता, जब तुम इनकम जनरेट कर रही है, ठीक है, समझ ले तुम्हारा इनकम जनरेट हुआ है, इनकम को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, इनकम को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ। तुम्हारा इनकम हुआ है 10 लाख। 10 लाख ज्यादा बोल दिया क्या? 5 लाख। अरे 1 लाख ठीक है, 1 लाख हटा दो। 10,000 कर देता हूँ, ठीक है। 18,000 पर कम हो जाएगा, 5 लाख ठीक है।
5 लाख तुम्हारा इनकम है, ठीक है, तो वो पूरा इनकम को क्या करती है, पूरा इनकम को क्या कंज्यूम कर लेती है क्या? उसमें से नहीं, कुछ पार्ट क्या करती है, सेव करती है, सेव करते, कुछ इन्वेस्ट करते। है ना, कुछ सेव करती है, कुछ कंज्यूम करती है। मैं सेविंग एंड हाँ, कंजम्पशन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का बाद में बात करूंगा। मैं किसका बात कर रहा हूँ, सेविंग्स एंड कंजम्पशन का बात कर रहा हूँ। तो कुछ पार्ट तुम करेगी कंज्यूम, कुछ पार्ट क्या करेगी, सेविंग्स, ठीक है। तो क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ ना, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अगर मेरे पास कंजम्पशन और मेरे पास सेविंग्स है तो मैं लिख सकता हूँ ये सेविंग्स है, ये कंजम्पशन है। तो अगर वो कंजम्पशन एंड सेविंग्स को ऐड कर दूंगा तो अपने को मुझे पता चल जाएगा कि मेरा इनकम कितना है ना, आई हाँ, विल गेट टू नो कि मेरा इनकम कितना है, राइट, ठीक है। तो ये कंजम्पशन मतलब क्या हो गया, कंजम्पशन मतलब मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ। 5 लाख का इनकम है तो समझ ले मैं 1 लाख कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ सामान बाई कर लिया कहीं, मतलब होता है ना, कोई घर उर बाई कर लिया, कुछ भी कुछ कंज्यूम कर लिया। और बच्चा जो 4 लाख से उसको मैं क्या किया, उसका मैं सेव। सेव कर दिया उसको मैं, ठीक है। तो अपना एक फॉर्मूला होता है दैट इज नोन एज y इक्वल टू c प्लस s, दैट इज y इक्वल टू इनकम, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। बचपन से पता ही होगा ये चीज, हाँ, ठीक है, यही चीज है, इसमें और कुछ नहीं है। और कंजम्पशन सेविंग्स मतलब कितना अपने सेव कर रहा है, सेविंग्स मतलब बैंक सिस्टम में जाके कितना सेव कर रहा है, ठीक है। और एक होता है समझ ले इनकम, तुम्हारा 5 लाख इनकम है, राइट, तुम्हारा 5 लाख इनकम है, हाँ, उसमें से समझ ले तुम 1 लाख का कंजम्पशन कर ली, ठीक है, एंड जो 4 लाख है उसको इन्वेस्ट कर दी, जो 4 लाख है उसको इन्वेस्ट कर दी। इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके थ्रू बाद में फ्यूचर में तुमको बेनिफिट राइज होगा, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके थ्रू तुमको फ्यूचर में बेनिफिट राइज होगा, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। समझ आया? तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे तुम फ्यूचर में बेनिफिट राइज करेगी। जैसे तुम पढ़ाई कर रही है, ठीक है, तो पढ़ाई में तो तुम्हारा एक्सपेंस लग रहा है ना, लेकिन वो फ्यूचर में जाके क्या होगा, उससे तुमको इनकम, मिलेगा। उससे तुमको बेनिफिट राइज होगा। आज जो तुम एक्सपेंस कर रही है उससे फ्यूचर में जाके तुमको बेनिफिट राइज होगा, ठीक है। कुछ चीज को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिससे तुमको कुछ रिटर्न मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट, अब तुम समझ लो इनकम अगर तुम किए 5 लाख का और कंजम्पशन कर लिए तो 1 लाख का, बचा कितना, 4 लाख। 4 लाख क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, चाहे अपना बच्चे को पढ़ाई में लगा दे, या फिर समझ ले तुम क्या बोलते स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, या फिर समझ ले कोई मतलब होता है ना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में तुमको बेनिफिट राइज होगा ना उससे। ओके, ये दो चीज होता है, एक होता है y इक्वल टू सी प्लस एस, एक होता है y इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। ये हो गया कंजम्पशन एंड सेविंग्स। जो कंज्यूम करता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं, काफी इजी है। जो कंज्यूम करता है उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कंज्यूमर। एक होता है मेटेरियल गुड्स, एक होता है नॉन मेटेरियल गुड्स। एक होता है मेटेरियल गुड्स, एक होता है नॉन मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स मतलब ये होता है जो दिखाई जाता है, जो विजिबल है, ठीक है, जिसका एक शेप है, जैसे कि लैपटॉप, जैसे कि पेन, पेंसिल, ये सब क्या हो गया, इसका एक शेप है ना, और वो दिखता भी है, दैट इज नोन एज मटेरियल गुड्स, ठीक है। नॉन मटेरियल गुड्स मतलब जिसका कोई शेप नहीं है, जो दिखता नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉन विजिबल। जैसे कि टीचिंग हो गया, बिजनेस का गुडविल हो गया। गुडविल क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता, अपने से बात करते हैं इस आदमी का इतना गुडविल है, लेकिन दिखाई नहीं जाता ना वो चीज। जो चीज दिखाई नहीं जाता है उसको बोला जाता है नॉन मटेरियल गुड्स। तो जो चीज दिखाई जाता है जिसका एक कोई फिजिकल शेप है, दैट इज मटेरियल गुड्स, ठीक है। हाँ, बेसिकली वेल्थ मतलब क्या हो गया, वेल्थ मतलब हो गया तेरे पास कितना संपत्ति है। वेल्थ मतलब हो गया तेरे हाँ, पास कितना संपत्ति है, जैसे कि घर हो गया, गाड़ी हो गया, या तुम्हारा मतलब बंगला हो गया, या फिर होटल लेके रखी है तुम, दैट इज योर वेल्थ। कितना तुम्हारा वेल्थ, कितना संपत्ति है, दैट इज नोन एज वेल्थ, ठीक है।
तो ये हो गया, कंजम्पशन हो गया, प्राइस वैल्यू प्राइस हो गया, सेविंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। हाँ। तो अगर मैं y इक्वल टू c प्लस एच बोल रहा हूँ, मैं अगर तुमको बोल रहा हूँ मेरा इनकम 5 लाख से, उसमें से मैं 1 लाख कंज्यूम कर रहा हूँ एंड सेव कर रहा हूँ 4 लाख का, ठीक है, तो मेरा इनकम निकल जाएगा। तो अगर मुझे सेविंग्स निकालना है, तो अगर मुझे सेविंग्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या बोले, समझ में नहीं अगर आया। अगर इनकम इक्वल टू सेविंग्स प्लस कंजम्पशन होता है, ठीक है, इनकम इक्वल टू सेविंग्स प्लस कंजम्पशन होता है, तो अगर मुझे सेविंग्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा, इनकम क्या लिखा ना, इनकम इज, कंजम्पशन, उसको डिलीट करना, मतलब उसको कंजम्पशन को हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं, मुझे समझ ले सेविंग चाहिए, मैं कैसे निकालूंगा सेविंग? मेरे पास इनकम भी है, मेरे पास कंजम्पशन भी है, पर मुझे सेविंग चाहिए, तो मेरा सेविंग्स कैसे निकलेगा? कंजम्पशन को कितना हुआ वो पहले निकालना पड़ेगा, तो सेविंग ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सेविंग्स में कंजम्पशन मैं तुमको दे चुका हूँ, इनकम मैं तुमको दे चुका हूँ, ठीक है, तो सेविंग्स कैसे निकलेगा? इनकम एल्जेब्रिक से फॉर्म बताना। ये कर देंगे, क्या करेगी? हटा देंगे। माइनस कर देगी, ठीक है। तो सेविंग्स इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। हाँ। सर्कुलर फ्लो बता दिया था ना। हाँ, कौन सा? सर्कुलर फ्लो। हाँ, वो बता दिए। पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बताया था कि अदर फैक्टर्स क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, सिर्फ एक फैक्टर के थ्रू अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट जनरेट करते हैं, ये बताया था लास्ट ईयर लास्ट क्लास में। और जनरल इक्विलिब्रियम हाँ। किसको बोलते हैं कि हर एक फैक्टर्स चेंज होते रहता है, कोई भी फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो बता दिया। ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम लेवल मतलब ये होता है, समझ ले तुम फुचका खाने गई, ठीक है, हाँ। तुम फुचका खाने गई, ओके, और तुम्हारा मतलब होता है ना 20 फुचका खाने के बाद तुम्हारा पेट फुल हो गया, तुम सेटिस्फाइड हो चुकी है, मतलब और तुमको नहीं लेना है। इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारा ऑप्टिमम लेवल तक तुम पहुंच चुकी है, मतलब फुल सेटिस्फाइड हो चुकी है तुम। जैसे कि अगर समझते तुम मतलब तुम्हारा इनकम अर्न करने का मन था महीने का 10 लाख रुपया, ठीक है, एंड तुम वहां तक पहुंच चुकी है, 10 लाख रुपए तक अर्न कर रही है, ठीक है, तब क्या होगा, हाँ। तब बोला जाएगा कि तुम अपने ऑप्टिमम लेवल में, यू हैव रीच्ड ऑन ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। ऑप्टिमम लेवल मतलब एक ऐसा लेवल जहां पे तुमको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक ऐसा लेवल जहां पे तुमको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब अलग अलग पर्सन का अलग अलग ऑप्टिमम लेवल होगा, मेरा अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, ठीक है, सबका अलग अलग ऑप्टिमम लेवल होगा, ठीक है, दैट डिपेंड करता है। तो सबका ऑप्टिमम लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है, ओके। ऑप्टिमम लेवल मतलब फुल सेटिस्फेक्शन, जिस लेवल में तुमको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। हाँ। इकोनॉमिक सिस्टम दो टाइप का होता, तीन टाइप का होता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है तीन टाइप का होता है। पहला नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पहला का नाम है कैपिटलिस्ट, दिखाई जा रहा है ना इसमें, इकोनॉमी। हाँ। दूसरा का नाम है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा का नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या होता है, हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर ओनर्स है हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो सिर्फ अपना प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। आज समझते कोई प्राइवेट सेक्टर के हाथ में मैं सब कुछ दे दिया, रेलवे चलाने के लिए दे दिया, वो तो अपना मन मर्जी के हिसाब से पैसा सेट करेगा ना, राइट। वो कौन चला रहा है, गवर्नमेंट चला रहा है, ठीक है। और वही चीज अगर गवर्नमेंट के हाथ में है, अगर वही चीज, हाँ प्राइवेट गवर्नमेंट थोड़ी ना चलाता है, क्या, प्राइवेट कंपनी कुछ भी हो तो प्राइवेट गवर्नमेंट। कंपनी का बात नहीं कर रहा मैं, आईआरसीटीसी का बात कर रहा हूँ, रेलवे का बात कर रहा हूँ। समझ में नहीं आया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या है, मतलब जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा। एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, ठीक है।
सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट चला रहा है, ठीक है, जो भी सब फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, उसको बोला जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। उसका ओनरशिप लेके कौन रखा है, गवर्नमेंट ओनरशिप लेके रखा है, दैट इज नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ है एंड प्राइवेट के हाथ में भी कुछ है, मिक्स्ड अप है, ठीक है, मिक्स्ड ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। जैसे इंडिया, इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, हाँ कुछ कुछ चीज इंडिया गवर्नमेंट का भी है और कुछ चीज प्राइवेट का भी है, तो उसको बोला जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ू। हाँ बढ़िए। ये होता है प्राइस सिस्टम, एक होता है प्राइस सिस्टम, और प्राइस सिस्टम को मार्केट सिस्टम भी बोला जाता है। प्राइस सिस्टम को मार्केट सिस्टम भी बोलते हैं। प्राइस सिस्टम मतलब क्या हो गया कि जहां पे प्राइजेस डिटरमाइन किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, जहां पे प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, मतलब जहां पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करेगा, ठीक है, जो भी चीज डिमांड एंड सप्लाई से रिलेट मतलब डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, एक ऐसा चीज जिससे प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन होता है, दैट इज नोन एज प्राइस सिस्टम। मतलब मार्केट डिटरमाइन करता है, कौन डिटरमाइन करता है प्राइस को, मार्केट डिटरमाइन करता है प्राइस को। जब मार्केट डिटरमाइन करता है प्राइस को, उसको बोलता है प्राइस और मार्केट सिस्टम, ठीक है, जैसे कि बता रहा हूँ इस यूनिट को, ठीक है, डिमांड है ना सप्लाई है, अपवर्ड स्लोपिंग है, कि सप्लाई होगा, ये जो ग्राफ दिखाई जा रहा है मेरा, स्क्रीन दिख रहा है, व्हाइट स्क्रीन, हाँ ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये क्या बनाया, ये क्या है, सप्लाई है ना, अपवर्ड स्लोपिंग है, ये क्या है, डिमांड है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, बीच यहाँ पे में, जहाँ बीच पे में होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा समझते, ये 50 है, ये क्या है, प्राइस है ना, प्राइस लाइन है ना, ये वाला, ये प्राइस लाइन है, ये क्वांटिटी लाइन है, ठीक है, नीचे वाला क्वांटिटी होता है। तो क्या होगा, प्राइस कौन डिटरमाइन कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन कर रहा है, कौन डिटरमाइन कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई, इसका मतलब मार्केट डिटरमाइन कर रहा है, मार्केट में कितना डिमांड है, मार्केट में कितना सप्लाई है, ठीक है। जब प्राइस मार्केट डिटरमाइन करता है तो उसको बोलता है प्राइस सिस्टम और मार्केट सिस्टम। जब प्राइस मार्केट डिटरमाइन कर रहा है उसको बोलता है प्राइस सिस्टम एंड मार्केट सिस्टम। जैसे स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में कौन डिटरमाइन करता है प्राइस को, डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन, हाँ मार्केट डिटरमाइन करता है, मतलब कितना डिमांड है स्टॉक का और कितना सप्लाई है स्टॉक का, ठीक है, और दोनों के बीच में जहाँ पे मैच हो रहा है वहां पे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। एक है रियल प्रोटेक्शन, एक होता है मॉनिटरी प्रोटेक्शन, एक होता है रियल प्रोटेक्शन, एक होता है मॉनिटरी प्रोटेक्शन, ठीक है। रियल प्रोटेक्शन मतलब क्या हो गया, यूनिट्स, मैं कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया हूं, मैं अगर 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया हूं उसको बोलेगा रियल प्रोडक्शन, ठीक है। और एक एक यूनिट का तो प्राइस होगा ना, समझ एक एक यूनिट प्रोड्यूस करने का लगा है 20 रुपीज, ठीक है, तो प्राइस टोटल कितना हुआ, 20 इंटू कितना बोला, 2,000 बोला था ना, तो 20 इंटू 2,000 क्या होगा, 20,000। तो ये जो 20,000 रुपीज आया ना, दैट इज नोन एज मॉनिटरी प्रोडक्शन, जो पैसा से रिलेटेड है, नाम पे फोकस कर पता चलेगा, मॉनिटरी, जो चीज पैसा से रिलेटेड है दैट इज नोन एज मॉनिटरी, और जो पैसा से रिलेटेड नहीं है उसको बोलते हैं रियल, ठीक है। रियल प्रोडक्शन मतलब कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया हूं, और मॉनिटरी प्रोडक्शन मतलब कितना पैसा है उस यूनिट्स का, मतलब टोटल मैं कितना चार्ज करूंगा कंज्यूमर से, ठीक है। ये रुपीस के टर्म्स में डिनोट होता है मॉनिटरी प्रोडक्शन, और रियल प्रोडक्शन रुपीस के टर्म्स में डिनोट नहीं होता, यूनिट्स के टर्म्स में डिनोट किया जाता है। क्या बोले,
रियल प्रोडक्शन जो है यूनिट्स के टर्म्स में डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंड मॉनिटरी प्रोडक्शन क्या होता है, रुपीस के टर्म्स में डिनोट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 5000 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो ये 5000 यूनिट जो है ना वो रियल प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब समझ ले एक एक यूनिट का 200 रुपया है, तो 5000 इंटू 200 कितना होगा, 1 लाख, ठीक है। तो वो जो 1 लाख आया ना वो 1 लाख क्या हो जाएगा, मॉनिटरी प्रोडक्शन हो जाएगा। क्या वो समझ गए। डेप्रिसिएशन मतलब पता ही है, डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं बता रहा मैं, तो पता ही है। ठीक है। एक होता है मनी इनकम, एक होता है रियल इनकम। यहाँ पे कहाँ है ये? एक सेकंड रुक जा। ये एक है मनी इनकम और एक है रियल इनकम। रियल इनकम। मनी इनकम मतलब क्या होता है, नाम ही से पता चल रहा है, मनी मनी मतलब इनकम। हाँ, तो मतलब क्या, कितना पैसा तुम अर्न कर रही है। समझ लो मैं फर्म में जाके सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, या इसको छोड़ दे, मैं फर्म में जाके गुड्स एंड फर्म से क्या बाई कर रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज बाई कर रहा हूँ। मैं फर्म से क्या बाई कर रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज बाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझ लो मैं 20,000 यूनिट्स बाई किया फर्म से, ठीक है। तो फर्म वाला का कितना हो जाएगा, 20,000 यूनिट सेल करना हो गया, ठीक है। तो दैट इज नोन एज रियल इनकम, जो मॉनिटरी टर्म्स में नहीं होता। जो चीज मॉनिटरी टर्म्स में नहीं होता उसको बोलते हैं रियल, और जो मॉनिटरी टर्म्स में होता है उसको बोलते हैं मनी, ठीक है। तो रियल इनकम मतलब मैं कितना यूनिट्स बाई कर रहा हूँ, या फिर मतलब प्रोडक्शन हाउसेस कितना यूनिट सेल कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज रियल इनकम। एंड मनी इनकम क्या हो गया, मनी इनकम हो गया कि वो कितना रुपया कमाया, कितना पैसा कमाया, दैट इज नोन एज रियल इनकम। समझा? मनी हाँ? नहीं नहीं, रियल मैं रियल उल्टा बोला, इनकम। मैं उल्टा हाँ बोल दिया, आई एम सॉरी। हाँ, उल्टा हुआ। हाँ मैं उल्टा बोल दिया हूँ। रियल इनकम मतलब मैं कितना गुड्स एंड सर्विसेज बाई किया गया, ठीक है। फर्म्स को कितना गुड्स एंड सर्विसेज सेल किया है, इसका मतलब, ठीक है। तो फर्म्स को कितना गुड्स एंड सर्विसेज, कितना यूनिट सेल किया है, तो वो हो जाएगा रियल इनकम। और मैं कितना रुपया वो सेल करके एक एक यूनिट का, तो 10 रुपया या 20 रुपया होगा कुछ, ठीक है। तो वो कितना इनकम किया है वो सब गुड्स को सेल करके, दैट इज नोन एज मनी इनकम। जो मनी से रिलेटेड है वो मनी इनकम होगा, और जो मनी से रिलेटेड नहीं है उसको बोलते हैं रियल इनकम, रियल इनकम। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख ले, if an employee gives 2000 per month as a salary, ठीक है। द मनी इनकम कितना है उसका, 2000 है, उसको सैलरी कितना मिल रहा है, 2000 मिल रहा है, ठीक है। दैट इज नोन एज मनी इनकम। एंड रियल इनकम क्या होगा, द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द एम्प्लॉइज कैन गेट इन एक्सचेंज ऑफ 2000 इन द मार्केट। और मतलब वो 2000 देने के बाद उसको कितना रुपया मिलेगा, मतलब होता है ना 2000 से क्या क्या सामान बाई करेगा, दैट इज नोन एज रियल इनकम, ओके। ठीक है। एक होता है पर्सनल इनकम, एक होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, बता दिया था क्या, किसको होता है पर्सनल डिस्पोजेबल, एक होता है पर्सनल इनकम, एक होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब 1 ईयर में हम कितना इनकम कर रहे हैं वो हो गया मेरा पर्सनल इनकम। उससे इंक्लूडिंग 50% उसको माइनस करके हो गया डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स देने के बाद जितना इनकम बचा उसको बोलता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया, तुम अपना मन से काम नहीं कर रही है, मतलब तुमको काम मिला है, जॉब मिला है, लेकिन यू आर नॉट डूइंग दैट जॉब, लेकिन तुम जॉब नहीं कर रही है, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई इंसान को काम मिल रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। वॉलंटरी वर्ड मतलब क्या होगा, अपना मन से, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हो गया तुमको काम
नहीं मिल रहा है, तुम काम खोज रही है लेकिन यू आर नॉट गेटिंग दैट जॉब, ठीक है, दैट इज नोन एज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। समझी? एक बार बोलिए। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है, वॉलंटरी वर्ड मतलब होता है अपना मन से, तुम्हारा मन है काम नहीं करने का, तुमको काम मिल चुका है लेकिन तुम काम नहीं कर रही है। ऐसे होता है ना कि मुझे बहुत सारा जॉब मिलता है लेकिन मैं जॉब ज्वाइन नहीं कर रहा, हाँ। तो उसको क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब मैं अपना मन से काम नहीं कर रहा, मुझे जॉब तो मिल चुका था लेकिन मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड वॉलंटरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि तुमको जॉब नहीं मिल रहा, तुम जॉब सर्च कर रही है लेकिन तुमको जॉब नहीं मिल रहा, दैट इज नोन एज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे बढ़ू? हाँ बोलिए। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जितना भी यहाँ पे मतलब इंडिया में जितना भी एम्प्लॉयर सिकर्स है, एम्प्लॉयमेंट सिकर्स है, एम्प्लॉयमेंट सिकर जो एम्प्लॉयमेंट खोज रहा है, जब सबको जॉब मिल जाता है, ठीक है, उस लेवल को बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ये पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, सबको कभी जॉब नहीं मिल सकता, बहुत जन है जो अनएम्प्लॉयड रहता है हमेशा, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसा लेवल जहां पे सब इंसान को जॉब मिला है, ठीक है, जो भी इंसान जॉब खोज रहा था सबको जॉब मिल चुका है, ठीक है, दैट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट जो है ना, ये केनीसियन लेके आया था, केनीसियन, क्या आगे पढ़ेंगे, केनीसियन लेके आया था, ठीक है। हाँ। स्टॉक होता है, फ्लो होता है। स्टॉक मतलब क्या होता है? स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या बोले? क्या बोलेगी स्टॉक मतलब? चीज का स्टॉक, वो तो बोलिए। किस चीज का स्टॉक, वो जो क्या बात हुआ, स्टॉक मतलब क्या होता है वो पूछ रहा हूँ। स्टॉक मतलब मेरे पास कितना है सामान अभी, मतलब समझ ले मैं प्रोडक्शन किया हूँ 20,000 यूनिट्स, उसमें से मैं 10,000 यूनिट सेल कर चुका हूँ, तो मेरे पास कितना बचा स्टॉक? क्या बोले और एक बार? मैं 20,000 यूनिट्स प्रोडक्शन किया हूँ और उसमें से 10,000 यूनिट्स का सेल कर चुका हूँ, तो वो जो कितने 10,000 कितना बचा मेरे पास? कितना थाउजेंड सेल कर चुके हैं? 10,000। ओ, 10,000 बचा 20 से में, वो 20 कौन सा बोले थे स्टॉक है? ना? हाँ, वो कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है ना ओपनिंग स्टॉक है? वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ, तो मेरे पास कितना स्टॉक है, मतलब कितना, मतलब जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और जो मतलब लास्ट ईयर से जो अभी इस साल में टान रहा हूँ दैट इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक मतलब मेरे पास हाँ। कितना ये है, गुड्स है, कितना गुड्स का प्रोडक्शन किया हूँ मैं, ठीक है। हम्म, स्टॉक हम्म, कब मेजर होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में। एंड फ्लो मतलब क्या होता है? फ्लो वर्ड से पता चल रहा है ना, कहीं मतलब होता है ना घूम रहा है आगे पीछे, फ्लो हम्म, वर्ड मतलब आगे पीछे घूम रहा है, जैसे मतलब तुम टैंकी में पानी, टैंकी में पानी क्या स्थिर रहता है क्या? वो तो कहीं ना कहीं घूमते रहता है ना उसी के बीच में, टैंकी हाँ। में जो पानी होता है तो घूमते रहता है, दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। और स्टॉक कंसेप्ट मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में। पीएल का अकाउंट कौन सा स्टॉक कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट है ना, फ्लो कंसेप्ट है। पीएल अकाउंट जो है कौन क्या? सा कंसेप्ट है? पीएल अकाउंट, रियल अकाउंट? पीएल, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस। ओ, पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट स्टॉक कौन से है ना? कौन सा कंसेप्ट स्टॉक ही होगा? होगा। स्टॉक कैसे होगा? स्टॉक। वो तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए तुम मतलब उसके अंदर घुसाती है ना, जितना भी ट्रांजेक्शन होता है एक पीरियड ऑफ टाइम में, वो सब चीज तुम पीएल के अंदर मतलब घुसाती है ना, हाँ हाँ हाँ, फ्लो तो होगा। एक फ्लो होगा ना, मतलब वो फ्लो कर रहा है ना। और स्टॉक कंसेप्ट क्या हाँ। होगा? बैलेंस शीट इज ए स्टॉक कंसेप्ट, एक पॉइंट ऑफ टाइम में बैलेंस शीट बनता है ना, बैलेंस शीट जो बनता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में बनता है ना। हम्म।
तो बैलेंस शीट क्या है? फ्लो कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट है। एंड पीएल क्या है? फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सब इंक्लूड किया जाता है पीएल के अकाउंट के अंदर। हाँ। ठीक है, और बोल, कुछ बोलना है? नहीं। पक्का? समझ ले, तुम्हारे पास जो बिल्डिंग है अभी, ठीक है, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा? स्टॉक कंसेप्ट होगा ना, फ्लो कंसेप्ट होगा? बिल्डिंग स्टॉक। स्टॉक होगा, हाँ वैसे ही मनी सप्लाई क्या होगा? स्टॉक कंसेप्ट होगा ना, फ्लो कंसेप्ट होगा? मनी सप्लाई हाँ फ्लो होगा। हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मनी सप्लाई, टोटल मनी सप्लाई जो दिया है, स्टॉक वेरिएबल्स दिया हुआ है। मनी सप्लाई एक्चुअली लिमिटेड टाइम में होता है, हर टाइम नहीं होते रहता है, होता है कभी कभी होता है। मनी सप्लाई के बारे में मैं पता है तुमको, कैसे मनी सप्लाई किया जाता है इकोनॉमी के अंदर? नहीं पता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा, अभी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, जब आएगा चैप्टर में तब बताऊंगा। तो मनी सप्लाई जो है ना, वो स्टॉक कंसेप्ट है, वो बताऊंगा बाद में क्यों, पूरा समझाना पड़ेगा आपको मुझे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज ए फ्लो कंसेप्ट। हर टाइम तो लोग इन्वेस्ट मनी करते ही रहते। हाँ, मनी सप्लाई के स्टॉक कॉन्सेप्ट है। टोटल मनी सप्लाई हर टाइम थोड़ी होता है। मनी सप्लाई मतलब यहाँ पे बैंक से रिलेटेड बात कर रहा है। जैसे कि समझ ले तुम्हारा ये, जब भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है ना, तो आरबीआई रुपया या तो मनी मतलब सप्लाई करता है, या फिर रुपया ले लेता है वहां से। ठीक है, एंड क्रेडिट क्रिएशन होता है वहां पे। जब मतलब कमर्शियल बैंक के पास जब मैं पैसा डिपॉजिट करता हूँ, तो उसमें क्या ना, उसकी उस तरीके से मतलब उसके हेल्प से कमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है। ठीक है, वो सब बाद वाला चैप्टर का है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लो कंसेप्ट होगा। लोग हर, हाँ, इन्वेस्टमेंट तो लोग करते ही रहते हैं ना। इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा थोड़ी है तुम घड़ी बाई कर रही है उसी को इन्वेस्टमेंट बोलता है। स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करना भी तो इन्वेस्टमेंट हो गया एक टाइप का। हाँ। तो वो तो रोज ही होता है, ऐसा तो नहीं है एक पॉइंट ऑफ हाँ। टाइम में होता है, कभी भी बाई कर लो, नहीं। है ना। नेशनल इनकम क्या है? फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट? नेचुरल इनकम नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट कैसे? कब हो सकता है ना। हम्म, कहाँ पे है ये? ये है तुम्हारे यहाँ पे, ये, नेशनल इनकम। हाँ। तो क्या सुनी तुम? सुनो आप दूसरा कुछ। क्यों, साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? कभी कभी। नेशनल इनकम फ्लो कंसेप्ट कैसे हो? हर टाइम फ्लो ही कोई ना कोई तो कमा ही रहा है, इनकम जनरेट कर ही रहा है ना, तो इसीलिए वो फ्लो कंसेप्ट है। आगे बढ़ू? हाँ। जो बचा है वो पढ़ा रहा हूँ। एक्सपोस्ट एंड एक्सेंटी। एक्सपोस्ट मतलब होने के बाद, कोई चीज होने के बाद। समझ लो तुमको प्लानिंग क्या है, तुम्हारा प्लानिंग सीपीए करने का, सीपीए करने का है ना। हाँ। तो सीपीए करना का प्लानिंग जो है उसको क्या बोलूंगा? एक्सेंटी। ठीक है, मतलब अभी तक कर नहीं रही है, लेकिन यू हैव डिसाइडेड टू डू, दैट इज नोन एज एक्सेंटी बिफोर द फैक्ट। ठीक है, होने के पहले। ठीक। और अब मतलब क्या, जब वो हो जाएगा, जब तुम पढ़ना स्टार्ट करेगी और उसके बाद तुम्हारा क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज नोन एज एक्स पोस्ट। तुम सोच रही है हमको कितना क्या करना है, कि मतलब समझ ले सीपीए करने के बाद अमेरिका जाना है, राइट? तो उसको बोला जाता है अभी जो सोच रही है तुम, और फ्यूचर के बारे में जो सोच रही है, अभी यहाँ बैठ के जो फ्यूचर के बारे में सोच रही है, दैट इज नोन एज एक्स एंटी। ठीक है, और जो वो फ्यूचर में जब हो जाएगा, दैट इज नोन एज एक्स पोस्ट।
ठीक है। हाँ इतना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, हम्म। यहाँ पे कितना कुछ लिखा हुआ है। हाँ वो तुम पढ़ेगी तो वही चीज लिखा हुआ है, और क्या, देख मैं पढ़ा देता हूँ तुमको। पास्ट वैल्यू ऑफ एनी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। An economic concept can be defined in two sense. फालतू का टाना है, एक एक्सपोर्ट वैल्यू, एक होता है एक्स एंटी वैल्यू, ठीक है। पास्ट वैल्यू ऑफ एनी इकोनॉमिक कंसेप्ट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट। पास्ट वैल्यू मतलब क्या, जब तुम उस सीपीए कर लेगी तब जाके तुम्हारे लिए तो ये पास्ट हो गया ना, जब तुम सोची थी, हाँ ठीक है। तो दिस मीन्स दैट द वैल्यू व्हिच हैव ऑलरेडी रिसीव्ड और ऑकर्ड प्रीवियसली, जो तुम रिसीव कर चुकी है, एंड तुम पहले ही एज्यूम कर ली थी हमको सीपीए करना है, ठीक है, तुम डिसाइड कर चुकी थी तुमको सीपीए करना है, ठीक है, दैट इज नोन एज, क्या बोला जाएगा, वो पहले कंप्लीट हो चुका था एक्स पोस्ट वाला, ठीक है। जो अगर तुम समझ ले सीपीए कर लेती है तब क्या बोलूंगा, एक्स एंटी इज इक्वल टू एक्स पोस्ट, मतलब जो तुम प्लानिंग कर रही थी इज इक्वल टू तुम्हारा जो हो चुका है, प्लान इज इक्वल टू एक्चुअल। एक्स एंटी मतलब प्लान, एक्स एंटी मतलब होता है प्लानिंग करना, एक्स पोस्ट मतलब जो हो चुका है, जो एक्चुअल में हो गया है, ठीक है। प्लानिंग करते हैं ना अपने कुछ भी करने के पहले, समझ ले मैं हाँ प्लान किया हूँ कि मुझे इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपीज का, ठीक है, मुझे इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपीज, और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10 लाख रुपीज बाद में, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ मुझे आज से 1 साल बाद 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो आज जो बैठ के मैं मतलब सोच रहा हूँ, ठीक है, अगर वो मतलब समझ ले वो फ्यूचर में जाके 1 साल के बाद जाके अगर 10 लाख का ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं प्लान कितना किया था, 10 लाख किया था, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 10 लाख, ठीक है। तो उसको बोलता है जो पहले हो चुका है, जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ दैट इज नोन एज एक्स एंटी, जो चीज का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ दैट इज नोन एज एक्स एंटी, और जो हो चुका है उसी के बराबर एकदम इक्वल टू दैट इज नोन एज एक्स पोस्ट, ठीक है। बहुत टाइम ऐसे होता है, बहुत टाइम ऐसे होता है कि मैं जितना इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा था, मैं सोच रहा था 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा 1 साल बाद, लेकिन मैं क्या किया, मैं 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा एक्स पोस्ट में एक सेंटी में मतलब मेरा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज नॉट इक्वल टू प्लान्ड, मतलब एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं सोचा था 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन मैं 1 साल के बाद कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 8 लाख रुपीज का, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें इसका मतलब ये है ना कि मेरा जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट था इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यार देखिए यहाँ पे देखिए, एक्स एंटी वैल्यू रेफर्स टू प्लान ऑल इंटेंडेड और डिजायर, दिख रहा है, रेफर्स टू प्लान ऑल इंटेंडेड, इंटेंडेड मतलब तुम्हारा जो मन था, और डिजायर जो तुम डिजायर कर रही थी, बट नॉट एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और एक्सपोर्ट एक्स एंटी समझ आया। हाँ जैसे कि तुम सोची थी कि मेरा इनकम कितना एक्सपेक्ट किया था, हम इनकम एक्सपेक्ट किए थे 10 लाख रुपीज का, ठीक है, और उसमें से तुम सोची एक्सपेंडिचर कितना करेंगे 10 लाख रुपीज का, हाँ ठीक है। तुम सोची थी मैं अच्छा छोड़ दे, तुम इनकम सोची थी जनरेट करेगी 10 लाख रुपीज मंथली, ठीक है, लेकिन तुम कितना जनरेट कर रही है 8 लाख रुपीज का, ठीक है। तो मतलब तेरा एक्स एंटी इनकम इज नॉट इक्वल टू एक्स पोस्ट इनकम, एक्चुअल में जितना कमा रही है वो कम है एज कंपेयर टू ये जितना तुम प्लानिंग की थी, प्लान। ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है लिखा बहुत कुछ रहेगा, घबरा मत जाना कि इतना कुछ लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ तो ऊपर ऊपर से पता के निकल जा रहा है। हाँ, कोई लिखा फायदा तो नहीं है बहुत इतना पढ़, कुछ। हाँ इतना पढ़ के कोई फायदा नहीं है, पढ़ के देख लेना तो एक ही वही चीज है, कोई सेंस ही नहीं बनता इतना मतलब होता है ना रीड करना, कोई सेंस नहीं बनता। हाँ टाइम की। टाइम की लोगे ना बेमतलब का, हाँ समझ ले कोई प्रोडक्शन हाउसेस है, प्रोडक्शन हाउसेस तो सोचेगा ना कि मैं इतना चीज का सप्लाई करूंगा, समझ ले सोच हाँ रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई, मतलब मैं डिमांड कितना, मेरा डिमांड कितना होगा इस प्रोडक्ट का, 50,000 यूनिट्स होगा,
तो 1 सेंटी डिमांड, और एक्चुअल में डिमांड कितना हुआ, 50,000 यूनिट हुआ, ठीक है। तो रियल प्लान जो होता है दैट इज नोन एज 1 सेंटी, और जो एक्चुअल में होता है दैट इज नोन एज एक्सपोस्ट, ठीक है। कोई भी चीज का समझे प्लानिंग, आए? हाँ क्या बोले? कोई साउंड भी, नहीं आ रहा है। अभी ठीक है। हाँ बोलिए। कोई भी चीज का प्लानिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1 सेंटी होता है, और जो एक्चुअल में होता है दैट इज नोन एज एक्सपोस्ट। जैसे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि डिमांड होगा 50 यूनिट्स का, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं सप्लाई 50,000 यूनिट्स करूंगा, लेकिन मैं एक्चुअल में सप्लाई कितना किया, 30,000 यूनिट्स। तो मैं जितना प्लानिंग कर रहा था वो तो मैं एक्चुअल के साथ मैच नहीं हुआ ना, नहीं। ठीक है। तो क्या लिखूंगा, एक्स पोस्ट इज नॉट इक्वल टू एक्स सेंटी सप्लाई, मतलब जितना प्लानिंग सप्लाई कर जितना प्लानिंग कर रहा था सप्लाई करने का उतना सप्लाई नहीं कर पाया। और अगर उतना ही, अगर मैं 50,000 यूनिट्स का ही सप्लाई कर लिया तो नॉट इक्वल टू नहीं होगा, तो मतलब इक्वल टू होगा वहां पे, ठीक है। जितना सोचा था उतना ही किया हूँ, ओके। टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा यहाँ पे, टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा, और ये सब जो वर्ड्स है ना, ये सब वर्ड ऐसे भी पढ़ाने का टाइम में आते ही रहेगा। टाइम सीरीज मतलब क्या होता है कि तुम खुद के साथ कंपेयर कर रही है, टाइम सीरीज मतलब होता है तुम खुद के साथ कंपेयर कर रही है, आज से 2 साल पहले जो तुम थी, ठीक है, और अभी क्या तुम है। नहीं नहीं मतलब चेंज हो गए ना, इसलिए तो हम वही बोले वही तो नहीं बोल रहा है। हूँ ना, कंपेयर करना, कंपेयर करेगी तब तो तुमको पता चलेगा तुम कितना चेंज हुई है। आज कोई हाँ। कंपनी है, ठीक है, आज से 2 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट हो रहा था 30,000, अभी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है 50,000। जब मैं मतलब तुम्हारे खुद के साथ तुमको कंपेयर कर रहा हूँ ना, तब उसको बोलता है टाइम सीरीज डेटा। जब मैं तुम्हारे खुद के साथ तुमको कंपेयर कर रहा हूँ दैट इज नोन एज टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, मैं अगर तनिषा के साथ तुमको कंपेयर करने जाऊँ, किसी और के साथ अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल डेटा। समझ ले कंपनी है, एप्पल कंपनी है, उस एप्पल कंपनी को मैं कोई और मतलब उसका कोई कंप्यूटर के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसको बोलेगा क्रॉस सेक्शनल डेटा, मतलब खुद के साथ नहीं किसी और के साथ कंपेयर करने को बोलता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। और जब मैं खुद के साथ कंपेयर करता हूँ दैट इज नोन एज टाइम सीरीज डेटा। ओके। समझी? हाँ। इजी वाला बता देता हूँ पहले। एक होता है प्राइवेट गुड्स, एक होता है पब्लिक गुड्स, एक होता है प्राइवेट गुड्स, एक होता है पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स मतलब क्या हो गया, जो तुम्हारा प्राइवेटली ओन्ड है, जैसे तुम्हारा ओन कार हो गया, ओन वॉच हो गया, ओन तुम्हारा ये हो गया, टीवी हो गया, ओन फर्नीचर हो गया, जो खुद को मतलब एक पर्सन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वो ओनर है पर्सन, ठीक है, दैट इज नोन एज प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स मतलब जैसे रास्ता में तेरा ट्रैफिक लाइट से होता है ना, रास्ता में क्या होता है, पब्लिक पार्क वही सब बनता है, वो सब क्या तुम्हारा खुद का प्रॉपर्टी है क्या, इको पार्क जो है क्या तुम्हारा खुद का है क्या, नहीं। वो पब्लिक का है ना। तो दैट इज नोन एज पब्लिक गुड्स, तो सबको बिलोंग कर रहा है। प्राइवेट मतलब जो एक इंडिविजुअल पर्सन को बिलोंग कर रहा है, जैसे अपना गाड़ी हो गया, वॉच हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब प्राइवेट गुड्स हो गया। पब्लिक हो गया, पार्क्स हो गया, पब्लिक पार्क गवर्नमेंट पार्क हो गया, या तो समझ ले तेरा ये हो गया क्या बोलता है ट्रैफिक लाइट्स हो गया, ठीक है, दीज आर ऑल। समझ। समझी? जैसे तुम जो ट्रेन में ट्रेवल करती है तो ये क्या तुम्हारा खुद का है क्या वो ट्रेन, नहीं नहीं पब्लिक है। पब्लिक का है ना, तो बस वही चीज है। खुद का होने से तो हो ही जाता। हाँ वही बात है। होता है चार्टर फ्लाइट होता है, उसको क्या बोलेगा, प्राइवेट फ्लाइट। चार्टर फ्लाइट जिसका प्राइवेट होता है, होता है। हाँ प्राइवेट होता प्राइवेट है, हो। हाँ हाँ होता प्राइवेट, है। हाँ प्राइवेट सीट्स होता है कि मैं सीट बाई के रख लिया अपना। ट्रेन प्राइवेट हो गई। हाँ ट्रेन। ट्रेन प्राइवेट होना मुश्किल है यार, मैं सुना नहीं हूँ आज तक कभी ऐसे। ट्रेन ट्रेन ले बहुत झमेला है, उसको मेंटेनेंस मतलब होता है ना, बहुत ज्यादा उसको ये करना होता है। आई डोंट थिंक, सुना तो नहीं हूँ आज तक कभी किसी के पास प्राइवेट ट्रेन है। सुना। और ट्रेन तो यार इतना बड़ा होता है, क्या करेगा उतना बड़ा डिब्बा ऊपर लेके, और उतना सुना नहीं हूँ आज तक कभी किसी का प्राइवेट ट्रेन होता है। प्राइवेट जेट के बारे में सुना हूँ, प्राइवेट शिप के बारे में सुना हूँ, कुछ नहीं, सब हो गया, मतलब हेलीपैड हो गया, हाँ। प्राइवेट हेलीपैड होता है ना अपना, हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए, वो अंबानी ये सब के पास है। वही।
हम लोग के पास थोड़ी ना है। हो जाएगा, कोई बात नहीं। Oh, यार प्राइवेट जेट, माय गॉड। सपना होने से तो पूरा होता है, सपना ही नहीं होगा तो पूरा कैसे होगा? प्राइवेट जेट का तो सपना नहीं देखे। मैं तो कितना भी देख चुका हूँ। माय गॉड, सही सपना देखने में में टैक्स थोड़ी लगता है, सपना वो देखने में तो नहीं टैक्स लगता। लगता नहीं है, तो देखने में क्या प्रॉब्लम है? देखो, मेरा मन है सपना, मेरा एक दिन पक्का पूरा होगा। एक होता है ट्रेड साइकिल्स ट्रेड साइकिल, और बिजनेस बिजनेस साइकिल्स। साइकिल। सुनिए नाम। नहीं, ट्रेड बिजनेस तो सेम ही। हाँ, साइकिल साइकिल तो नहीं सुने। साइकिल मतलब वो गाड़ी वाला साइकिल नहीं, वो साइकिल पता चलाने है। वाला साइकिल नहीं है। दूसरा साइकिल का बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे लिख रहा हूँ मैं, पता दिखाई नहीं, समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हूँ, बट ठीक है, ओके। ट्रेड साइकिल है और बिजनेस साइकिल। जैसे हाँ तुम्हारा लाइफ में अप एंड डाउन होता है ना, कभी तुमको अच्छा लगता है, कभी तुम डिप्रेशन में चली जाती है, कभी तुमको बहुत अच्छा फील होता है, कभी होता है ना मीडियम फील होता है, कभी एकदम ही गंदा फील होता है, ऐसे होता है ना तुम्हारे साथ। हाँ। तो ऐसे इकोनॉमी के साथ भी ऐसा होता है, ओके। इकोनॉमी के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है? तो समझ ले, अभी अभी जो क्या कोरोना वायरस का सिचुएशन है, हाँ ठीक है? तो अभी क्या लोगों के पास पैसा क्या होगा? कम होगा, हाँ है ना? तो जब लोगों के पास पैसा हाँ। कम है, ठीक है, और लोग इतना ज्यादा मनी सप्लाई नहीं है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई क्या है इकोनॉमी में? इतना पैसा नहीं है, मतलब मनी सप्लाई क्या है? कम है इकोनॉमी में, ठीक है? उसको बोला जाता है रिसेशन, दैट इज नोन एज रिसेशन। मतलब जब इकोनॉमी अप में रहता है ना, इकोनॉमी कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ये वाला, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ बनाया ना मैं, देख कैसे बनाया हूँ, समझ आ रहा है हाँ, ना? फिर से बनाओ ग्राफ को। नहीं समझ आ रहा है, एक बार नीचे आ गया फिर ऊपर जा ऊपर चला गया। गया, ठीक है? ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया को बोलते हैं रिसेशन, दैट इज नोन एज डिप्रेशन। मतलब इकोनॉमी पूरा डिप्रेशन में जा चुका है, लोगों के पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसको बोलता है डिप्रेशन। तो उसके बाद क्या करता है? गवर्नमेंट स्टिमुलस प्रोवाइड करता है उसको ठीक करने के लिए। गवर्नमेंट मॉनिटरी पॉलिसी लेके आता है, फिजिकल पॉलिसी लेके आता है, ठीक है? समझिए, मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी मतलब क्या होता है? एक ऐसा नहीं पॉलिसी जो गवर्नमेंट यूज करता है ना, एक ऐसा पॉलिसी जो गवर्नमेंट के रूप से लगता है मार्केट में, मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट देता है, उसको बोलता है मॉनिटरी पॉलिसी। और जो आरबीआई जो पॉलिसी अपनाता है ना, उसको नहीं, आई एम सॉरी, माइंड को मतलब होता है ना, भूल जाओ इसको। ये ग्राफ बना लिया, ठीक है? नीचे ये जो लाइन है ना, ये लाइन को क्या बोलूंगा? डिसीजन बोलूंगा, ठीक है? हाँ इसको क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। मतलब इकोनॉमी पूरा डिप्रेशन में जा चुका है, इकोनॉमी पूरा डिप्रेशन में जा चुका है, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है, लोगों के पास क्या नहीं है? एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं है, लोगों को एकदम मतलब सब डूब चुका है, ठीक है? अभी का टाइम, जैसे अभी का एग्जाम्पल, ठीक है? तो गवर्नमेंट इसको ठीक करने के लिए क्या करेगा? गवर्नमेंट इसको ठीक करने के लिए स्टिमुलस देगा, आइदर वो मॉनिटरी स्टिमुलस होगा या फिर वो फिजिकल स्टिमुलस होगा, आइदर वो मॉनिटरी स्टिमुलस होगा या फिर वो फिजिकल स्टिमुलस होगा। मॉनिटरी और फिजिकल, ठीक है? ये स्टिमुलस होता है इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। जब तुम्हारा डिप्रेशन हो जा, जब किसी का डिप्रेशन होता है तो उसको क्या दिया जाता है? मेडिसिन। मेडिसिन दिया जाता है ना। तो इकोनॉमी का भी ऐसे डिप्रेशन हो चुका है तो क्या देना पड़ेगा? मेडिसिन देना पड़ेगा ना। तो मेडिसिन के फॉर्म में क्या देता है? एक होता है मॉनिटरी मेडिसिन होता है, एक होता है फिजिकल मेडिसिन, ठीक है? तो मॉनिटरी मेडिसिन कौन देता है? मॉनिटरी मेडिसिन देता है आरबीआई। आरबीआई का काम है मॉनिटरी। हाँ, फिर तो बोले गवर्नमेंट देती है। नहीं नहीं, मैं वही तो बोला ना तुमको, उल्टा बोल दिया गलती से, मैं मुंह से, वो होता है ना गलती, मतलब होता है ना, ये निकल स्लिप ऑफ टंग हो गया था गलती से। मुझे लगा मैं फिजिकल बता रहा हूँ लेकिन निकला मेरा मॉनिटरी मुंह से, ओके। ठीक है? वो गलती से बोल दिया था मैं तुमको। मॉनिटरी कौन देता है? आरबीआई देता है। आरबीआई कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? आरबीआई कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या देता है? मॉनिटरी का मेडिसिन देता है, मॉनिटरी स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, ठीक है? हाँ, और फिजिकल पॉलिसी कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। फिजिकल पॉलिसी कौन देगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देते हैं। गवर्नमेंट जो पॉलिसी मतलब स्टिमुलस प्रोवाइड करता है उसको बोलता है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है? आरबीआई कौन है? आरबीआई कौन है? हाँ,
जो कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं। जो हेड है कमर्शियल बैंक की सबको, सेंट्रल बॉडी है वो, जो कमर्शियल बैंक सिस्टम को कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक कौन सा? आरबीआई था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। यूएस का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? यूएस का? हाँ, फॉरगॉट, मुझे नहीं पता। मैं भूल गया, या मेरे दिमाग में आ रहा था, भूल गया। चलो कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन देगा? आरबीआई देगा। फिस्कल पॉलिसी कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। ठीक है। जब ये रिसेशन हो रहा है, यहाँ पे डिप्रेशन में जा चुका है इकोनॉमी, इस एरिया में डिप्रेशन में जा चुका है बेचारा, तो इसको तो स्टिमुलस देना पड़ेगा ना, कुछ मेडिसिन देना पड़ेगा ना। तो क्या करेगा? गवर्नमेंट भी दे सकता है और आरबीआई भी दे सकता है, डिपेंड करता है, या दोनों मिलके दे सकता है। या तो दोनों मिलके देगा, या फिर सिर्फ गवर्नमेंट देगा, या फिर सिर्फ आरबीआई देगा, या फिर तो अगर गवर्नमेंट को देना है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट क्या करेगा? समझ ले, जो गवर्नमेंट का जो फीस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो फीस है उसको बढ़ा देगा। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्या करेगा? थोड़ा इंक्रीज कर देगा, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ा देगा। टैक्स रेट क्या करेगा? कमा देगा, क्योंकि बूस्ट अप करना पड़ेगा ना। तो बूस्ट अप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? या तो अपना एक्सपेंडिचर को थोड़ा इंक्रीज कर देगा, या तो टैक्स को क्या कर देगा? कमा देगा। टैक्स रेट कमा देगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा ना। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, मतलब तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रही है अगर ट्रीटमेंट कराने के लिए, पहले लगता था 100 रुपया, अभी लग रहा है 50 रुपया, तो तुम्हारा तो रेट कम हो गया ना, खर्चा कम हो गया। तो क्या आस्ते आस्ते इकोनॉमी का बूस्ट होगा? ठीक है। आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई अपना रेट सिस्टम कट करेगा, इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा? कट करेगा। जिससे क्या होगा ना, इंटरेस्ट रेट कट करने से क्या होगा, जब भी मैं बोरो करने जाऊंगा ना कोई भी बैंक में, समझ लो मुझे पैसा चाहिए, तो मैं बैंक में बोरो करने जाऊंगा ना, बैंक वाला भी मेरे से कमती रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बैंक वाला भी मेरे से कमती रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है। क्या हुआ? समझ गए। समझी? तो आस्ते आस्ते क्या होगा? इकोनॉमी ठीक होगा। आस्ते आस्ते क्या होगा? इकोनॉमी ठीक होगा। ठीक है। ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, और यहाँ पे आस्ते आस्ते क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है वो महंगा हो जाएगा। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। ठीक है। महंगा क्यों होगा? महंगा होगा ना, क्योंकि उसको उसका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इकोनॉमी का बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, ये हो रहा है, बढ़ रहा है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा ना। गुड्स एंड सर्विसेज आस्ते आस्ते का सर्विसेज का प्राइस क्या होगा? बिकॉज गवर्नमेंट का पैसा क्या होगा? खत्म हो जाएगा, और लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। ठीक है। तो उससे आस्ते आस्ते क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब उसको बोलता है इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगा। एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, एक होता है इन्फ्लेशन, नॉर्मल इन्फ्लेशन। ठीक है। ये जो टर्फ है ना, ये टर्फ को बोलता है हाइपर इन्फ्लेशन, ये वाला, ये हाईएस्ट लेवल पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है। तो बहुत ज्यादा जब इन्फ्लेशन हो जाएगा, आस्ते आस्ते क्या होगा? आस्ते आस्ते इन्फ्लेशन होगा। उस इन्फ्लेशन के कारण गवर्नमेंट को क्या कुछ और स्टेप लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट को तो इन्फ्लेशन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है। कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? अपना एक्सपेंडिचर जितना कर रहा था उतना क्या करेगा? कम कर देगा। जो एक्सपेंडिचर कर रहा था वो एक्सपेंडिचर क्या कर देगा? कम कर देगा। मनी सप्लाई क्या होगा? एक्सपेंडिचर कम करने से मनी सप्लाई क्या होगा? मार्केट पे कम हो जाएगा। ठीक है। टैक्स क्या करेगा? टैक्स से गवर्नमेंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा? इंक्रीज कर देगा। इससे क्या होगा? लोगों के पास पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इससे लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा ना, तो लोगों के पास पैसा क्या होगा? आस्ते आस्ते निकलते रहेगा। ठीक है। आस्ते आस्ते निकलते रहेगा, तो फिर से क्या होगा? एक टाइम फिर से क्या आ जाएगा? रिसेशन आ जाएगा। ये क्या है? बिजनेस प्रोसेस है, साइकिल है। ठीक है। इट्स एन साइकिल जो हमेशा घूमते रहता है, जो हमेशा क्या होता है? घूमते रहता है। ठीक है। एक जगह फिक्स नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी रिसेशन है तो चलते ही जाएगा, नहीं, आस्ते आस्ते इन्फ्लेशन भी होगा, फिर से रिसेशन आएगा, फिर इन्फ्लेशन होगा, फिर रिसेशन आएगा, और ये सब पार्ट्स को भी कुछ बोलते हैं। इसको बोलता है हाइपर इन्फ्लेशन, इसको बोलता है ड्राउट। ड्राउट मतलब बहुत ज्यादा गंदा हालत है। ठीक है। और इसको बोलता है रिकवरी रेट, आस्ते से रिकवर हो रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम से, यहाँ से। ठीक है। बिजनेस साइकिल मतलब अप्स एंड डाउन्स ऑफ द बिजनेस इकोनॉमी। आगे बढ़ूं? क्या बताया इसके बारे में? थोड़ा बता। तो क्या बिजनेस साइकिल के बारे में क्या बताया था? बता। कैसे बताए? कैसे बताया? आप जैसे बताए, जैसे मैं बताया वैसे बता। पूछिए तब बताएंगे। कैसे? मैं तुमको पूछूं बिजनेस साइकिल, मैं तुमको एक्सप्लेन किया, समझ ले, तुम टीचर और मैं स्टूडेंट हूँ, तुम मुझे कैसे समझाएगी?
कैसे बताए? जो तुम समझी उसको बताइए, और क्या बताइए, उसको अपना भाषा में बताएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आया, मैं जो समझाया या समझ आ गया है, आपको कैसे पता है वो समझ नहीं आ रहा है। तुम ऐसे क्या बताएगी ना, जैसे मैं तुमको समझाया हूँ, समझ ये वाला ड्राइंग कर दिया, नीचे तुम बताएगी मतलब एक साइकिल में मूव करता है इकोनॉमी, कभी क्या होता है इन्फ्लेशन होता है, कभी डिफ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन जब होता है तो गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करता है, आरबीआई बीच में इंटरफेयर करता है, वो लोग क्या करता है मनी सप्लाई मार्केट से कम करता है, ताकि लोगों के पास क्या होगा, पैसा कम होगा। पैसा कम होने से क्या होगा, एक्सपेंडिचर लोगों को कम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और आस्ते आस्ते क्या होगा, आस्ते आस्ते क्या होगा, फिर रिसेशन में चला जाएगा। तो बिजनेस साइकिल इज अ मूवमेंट जो हमेशा घूमते रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ठीक है। इकोनॉमी का ऐसे इकोनॉमी चलता है एक कंट्री का, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है बिजनेस साइकिल का, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आज ऑब्वियस बात है ना, आज मेरे पास पैसा कम है तो गवर्नमेंट को तो कुछ करना पड़ेगा ना, आज इकोनॉमी का कंडीशन अगर खराब है तो गवर्नमेंट तो कुछ करेगा ना, ऐसे थोड़ी वो भी हाथ पे हाथ सही। देके बैठ जाएगा, तो क्या फायदा होगा उसको गवर्नमेंट बना के। आरबीआई भी तो वही। कुछ करेगा ना, आरबीआई का गवर्नमेंट भी तो कुछ करेगा ना। जब हाँ इकोनॉमी का हालत खराब है तो आरबीआई या गवर्नमेंट को मिलकर कुछ करेगा ना। तो आरबीआई जो हाँ। करता है दैट इज नोन एज मॉनिटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट जो करता है उसको बोलता है फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना थोड़ा क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ताकि लोगों का खर्चा क्या होगा, कम होगा। एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना मतलब क्या हो गया, जो पब्लिक क्या हॉस्पिटल से प्राइवेट, हाँ, क्या इंक्रीज करेगा? एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगा ना। जब डिसीजन है, जब इकोनॉमी का हालत ठीक नहीं है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा ना, खर्चा ये सब इंक्रीज करेगा, ताकि इकोनॉमी का क्या हो, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। हम्म। ओके, आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, कम कर देगा, ताकि बोरोर्स लोग ज्यादा आ पाए वहां पे बोरो करने के लिए। हाँ समझ ले 5% इंटरेस्ट है, मैं रुपया बोरो करने जा रहा हूँ, एक बैंक में 5% है, दूसरा बैंक में 7% है, मैं किस में जाऊंगा, 5% वाला बैंक में जाऊंगा ना 7% वाला बैंक में जाऊंगा रुपया लेने, लोन लेने, 5। 5 वाले में जाऊंगा ना। तो ऑब्वियस सा बात है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, तो आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट कट करेगा, तो कट करने से क्या होगा, लोग ज्यादा जाएगा वहां पे बोरो, मतलब बोरो करने के लिए, तो मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा कंट्री में, ठीक है। उससे क्या होगा, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा आस्ते 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 आस्ते, ठीक है। डेवलपमेंट होने के बाद ये आला कि डेवलपमेंट फेज है, डेवलपमेंट होने के बाद इस एरिया में क्या होगा, बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा आ जाएगा, बहुत ज्यादा लोगों आ के पास पैसा जाएगा। आ जाएगा। तब वो बहुत और ज्यादा पैसा आने से क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा ना। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है तो लोग क्या कंजम्पशन ज्यादा करता है ना, सेविंग थोड़ी ज्यादा करेगा, कंज्यूम करने ज्यादा करेगा ना। लोग सोचेगा यार चलो गाड़ी भी बाई कर लेता, आज मेरे पास पैसा अगर ज्यादा है, अगर आज समझ से मेरे पास 10 लाख मतलब 1 करोड़ रुपीज है, तो मैं क्या 1 करोड़ रुपए का मेरा लालच नहीं होगा यार, गाड़ी बाई कर लेता हूँ या एक घर बाई कर लेता हूँ, आएगा ना मेरे अंदर लालच। हाँ तो लालच आएगा तो मतलब क्या, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, कोई चीज का डिमांड इंक्रीज हाँ। होता है, और जब कोई चीज का डिमांड इंक्रीज होता है तो प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। जब कोई चीज का डिमांड इंक्रीज होता है तो प्राइस क्या होता है उसका, अगर तुम इंक्रीज। इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इंक्रीज होने से क्या होगा, इंक्रीज होने से क्या होगा, बहुत सारा लोग है जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बहुत सारे हाँ लोग हैं जो क्या कर पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, बीच में इंटरफेयर करेगा, ले भाई हम आ जाते हैं तेरा हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, हम लोग का पैसा को कम, पब्लिक का पैसा को कम करने के लिए क्या करेगा, मनी सप्लाई कम कर देगा, क्या करेगा, टैक्सेस का रेट क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ताकि जितना भी इसका पैसा है मेरे पास वो गवर्नमेंट के पास चला जाए, ठीक है। और मेरे पास नेट पीडीआई जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो और मैं एक्सपेंसेस कम करूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि लोगों के हाँ पास मैं जब देख रहा हूँ भाई पैसा बहुत है तेरे पास, तो मैं तुमसे ज्यादा रेट चार्ज करूंगा ना एज कम्पेयर टू बाकी स्टूडेंट्स, हाँ। ऑब्वियस ऐसा सा थोड़ी बात ना है। है। वो पर्सनल रेट में बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो टीचर का बात अलग है, ऑब्वियसली सबसे एक ही रेट चार्ज करेगा वो, मतलब अलग रेट चार्ज नहीं करने वाला है, वो अलग वाला बात है। लेकिन आज समझ ले कोई अंबानी का बेटा है, वो तो मुझे ज्यादा देगा, वो अपना मन से मुझे ज्यादा दे देगा। अगर मैं देख रहा हूँ कि अंबानी का वहां जाके मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं तो मतलब इतना कम रेट में नहीं पढ़ाऊंगा ना, वो तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा फीस देगा, है ना। क्योंकि क्यों, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है ना। एक स्टेटस का भी तो बात आता है, तो डाइवर्ट हो गया पूरा, ये वाला समझ आ गया ना, वो वाला भूल जाइए, सेकंड वाला था समझ आ गया ना, ये वाला अच्छे से। ठीक है। ऐसा एग्जांपल दिया तो समझ आएगा ही।
ये हो गया बिजनेस साइकिल एंड ट्रेड साइकिल, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट नंबर, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट नंबर, एक होता है वेरिएबल। बताया था लास्ट क्लास में? नहीं बताए। हाँ बताए थे। क्या होता है कांस्टेंट नंबर? जैसे कांस्टेंट मतलब, हाँ जैसे फिक्स्ड कुछ होता है वही। हाँ जैसे मेरा घर है वो मेरा फिक्स्ड है, जैसे मेरा कुछ ना रेंट नहीं बोल सकते, रेंट बोल सकते हैं क्या? हाँ, रेंट तो फिक्स होता है ना, हर एक महीना थोड़ी चेंज होते रहेगा। समझ तुम रेंट दे रही है रेंट 50,000 50K पर मंथ, तो ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। हाँ, तो दैट इज नोन एज और कांस्टेंट। होते रहता है। वेरिएबल चेंज होते रहता है। वेरिएबल कितना टाइप का होता है? वेरिएबल कितना टाइप का होता है भूल गए। दो टाइप का होता है। मानना पड़ेगा तुमको। दो टाइप का होता है वेरिएबल। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक ऐसा चीज जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब तुम पैसा के लिए अपने पापा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या बोलूंगा मैं? यू आर इंडिपेंडेंट, है ना। और तुम अगर अपने पैसा के लिए तो डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो वो सब मत लेने, सोच में जाना कैसे कैसे एग्जांपल ले रहा है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल ले और कुछ नहीं है। और अगर तुम अपने पैसा के लिए अगर पापा के ऊपर डिपेंडेंट है तो मैं क्या बोलूंगा? तुम डिपेंडेंट है अपने पापा के ऊपर, है ना। मतलब जो चीज किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। मैं किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। खुद का इनकम करता हूँ, खुद का एक्सपेंस करता हूँ, खुद अपना मन मर्जी से चलाता हूँ, ओके। अब समझ लो इको के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, डिमांड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डिमांड किस चीज के ऊपर डिपेंड है? प्राइस के ऊपर। हाँ, तो डिमांड को मैं क्वांटिटी डिमांड को क्या बोलूंगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना डिपेंडेंट वेरिएबल? क्या क्या? डिमांड किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? प्राइस के ऊपर डिपेंड है। हाँ, तो डिमांड को मैं क्या बोलूंगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलूंगा ना डिपेंडेंट वेरिएबल बोलूंगा? क्या कौन सा टाइप वेरिएबल बोलूंगा? हाँ, इंडिपेंडेंट। मैं बोला डिमांड, तुम बोली डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है? डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड है, तुम ही तो बोली ना। हाँ, डिमांड किस चीज के ऊपर डिपेंड है? प्राइस के ऊपर डिपेंड है, तुम ही तो अभी बोली, है ना। हाँ, तो डिमांड क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है? कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और प्राइस क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। हाँ, बस सिंपल, ठीक है। समझ गए। इंटेलिजेंट गर्ल। कहाँ पे मुझे मिला ही नहीं। मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुक जा। ये वाला ध्यान को- ये वाला कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। फंक्शन के बारे में बता दिया था। साइन क्या होता है? साइन दो टाइप का होता है, एक होता है नेगेटिव साइन, एक होता है पॉजिटिव साइन। साइन क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है नेगेटिव साइन, एक होता है पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइन, ठीक है। अगर समझ ले नेगेटिव साइन दिया हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में। अगर कहीं नेगेटिव साइन है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है ना पॉजिटिव रिलेशनशिप है? नेगेटिव। नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। और पॉजिटिव रिलेशनशिप कब बोलूंगा? जब दो वेरिएबल एक साथ ऊपर जा रहा है या फिर एक साथ नीचे जा रहा है, तब जाके पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मूव करता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहीं और डायरेक्शन में जा रहा है, तुम कोई और डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? तुम लोग के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। क्या बोले? मैं बोल नेगेटिव है। हाँ, मैं वही बोला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई और डायरेक्शन में जा रहा है और तुम कोई और डायरेक्शन में जा रही है, तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया? नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। और अगर तुम लोग दोनों एक ही रास्ता से जा रहा है तो क्या रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। हाँ,
ठीक है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का, जैसे सप्लाई एंड प्राइस के बारे में अगर बात करूं तो सप्लाई एंड प्राइस में कौन सा रिलेशनशिप है? सप्लाई प्राइस पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है? नहीं नहीं, सुन सोचने दीजिए पहले, क्या सप्लाई और क्या बोला? सप्लाई एंड प्राइस, सप्लाई एंड प्राइस में सप्लाई कौन? बोलते हैं, सप्लाई इंक्रीज होने से। हाँ, प्राइस क्या होता है? प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई क्या होता है? प्राइस क्या बोला? प्राइस इंक्रीज होने से, हाँ, प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई सप्लाई विल डिक्रीज इंक्रीज। होगा। प्राइस एंड सप्लाई तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना, प्राइस एंड सप्लाई के ऊपर। अगर प्राइस बढ़ रहा है कोई चीज का तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा ताकि लोग डिमांड ज्यादा करें, हाँ। है ना? तो सप्लाई एंड प्राइस में कौन सा रिलेशनशिप है? प्राइस अगर बढ़ता पॉजिटिव। है तो सप्लाई क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा ना, वो तो प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। और तुम देख रहा है कि एक सामान का गुड्स का, आज ये मोबाइल जो है मैं 20 रुपए में सेल कर रहा था पहले, ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ मोबाइल का प्राइस 50,000 हो गया, तो मैं क्या करूंगा? सप्लाई ज्यादा करूंगा ना, हाँ, सिर्फ क्योंकि मुझे सप्लायर्स के प्रॉफिट हाँ, ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो प्रॉफिट के बारे में मैं सोचूंगा, तो प्राइस बढ़ने से क्या होगा? सप्लाई राइज होगा। होगा। प्राइस कमने से सप्लाई डिक्रीज होगा। हाँ, तो कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, मतलब दोनों चीज एक साथ मूव कर रहा है, दोनों चीज एक साथ ऊपर जा रहा है या दोनों चीज एक साथ नीचे जा रहा है। ओके, शेड्यूल मतलब क्या हो गया? शेड्यूल, व्हाट डू मीन बाय शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल हाँ, डिमांड। नहीं पता। प्राइस। शेड्यूल मतलब टेबल बनाना, टेबल बनाना, टेबल बनाना मतलब क्या हो गया? प्राइस एंड क्वांटिटी का टेबल बनाया हूँ, समझते हैं? यहाँ पे प्राइस लिखा हूँ मैं 10, ठीक है, एंड फिर लिखा हूँ 15, फिर 20, फिर 25, दैट इज नोन एज। अब इधर लिखा हूँ समझ ले 20, 20, उसके बाद ज्यादा दीजिए, 20 से 30 दे दीजिए। और 40, ठीक है, और नीचे वाला 50, ठीक है। इसको शेड्यूल मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स को एक जगह रखना, बनाना, मतलब टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना। कोई भी चीज को अगर टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूं उसका मतलब दैट्स अ शेड्यूल, ठीक है। क्या हुआ? अब उसी शेड्यूल को अगर मैं मतलब प्लॉट करता हूँ, उसी शेड्यूल को अगर मैं प्लॉट करता हूँ उसको मैं क्या बोलूंगा? ग्राफ, हम्म। है ना? हम्म। ठीक है, मैं तुमको ग्राफ से बता दिया था, अपर स्लोपिंग, डाउन स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, कर्व क्यों होता है, ये सब हो चुका था। ये तो बोले थी, हाँ उस दिन बोल रहे थे ना। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, बोल दिया था ना ये सब। हाँ। ये सब बहुत कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने उन्ने मत जाना, पागल हो जाएगी। सही में इधर का चीज भी लिखा हुआ है। बहुत कुछ लिखा हुआ रहते हैं, बहुत ज्यादा। हम्म, यहाँ पे देख, ध्यान दे। बोलिए। उल्टा बना दिया, एक्चुअली ऐसे होता तो। अरे, नींद आ गया मुझे। इतना बोरिंग क्लास था क्या?
थ्योरी है ना। सुन लेना मैं क्लास को, पढ़ने का पढ़ लेना एक बार, अगर तुमको रीड करना है तो। इनफैक्ट जरूरत भी नहीं है रीड करने की, कर लेंगे एक बार। हाँ रीड कर लेना। रीड करके याद नहीं रहते, रीड नहीं करेंगे तो गया। तो समझिए उसी के बेसिस में हो जाएगा। अगर तुम मन का संतुष्टि के लिए रीड कर लेना, वो तो लगेगा कि ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल के आए तो वही एक बार देख ले, कोई फायदा नहीं है बुक्स का मतलब रीड। मैं अगर तुमको रीड करके पढ़ाता ना, एक क्लास में ऐसे ही बोर हो जाता, कोई मतलब ही नहीं बनता रीड करके पढ़ाने का। वो एक ही चीज है, सवाल बताया है लोग। हाँ। ये कर्व है, ये क्या है? हाँ कर्व है, और ठीक है। यहाँ पे दिखाई जा रहा है एक पॉइंट, यहाँ पे एक हाँ पॉइंट, यहाँ पे। अभी दिख रहा है। हाँ तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलता है। जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है ना कर्व का, जहाँ पे पॉइंट कर्व का टर्निंग पॉइंट होता है, उसको बोलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इस पॉइंट को बोलेंगे अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। कहाँ पे लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है? एक सेकंड रुक जा, दिखाता हूँ। लास्ट की साइड में लिखा हुआ है, जैसे मैं साइड तुमको पे? यहाँ पे दिखाता हूँ। एक सेकंड रुक जा, लास्ट की साइड में, लास्ट की, ये वाला, ये वाला, ये वाला ग्राफ दिख रहा है? दो फिगर 1.1 टू हाँ 1.13। हाँ तो यहाँ पे देख क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्व क्या ऐसे बना है, कर्व बनाया है लोग, और इस पॉइंट में क्या आ रहा है? टर्न हो रहा है ना ग्राफ। हाँ। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट निकला है ना, इस पॉइंट को बोलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, INFLECTION, ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे हाँ पॉइंट टर्न करते हैं, टर्निंग पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब ये जो कर्व बना है ना, ये वाला कर्व, हाँ ये कर्व को बोलते हैं कॉन्केव। इस कर्व को बोलते हैं कनकेव। कनकेव मतलब क्या? मुंह क्या होगा? ग्राफ की साइड में होगा, ठीक है। इसका जो फेस होगा ना, वो ग्राफ की साइड में होगा। दिस इज नोन एज कनकेव। ऐसा वाला अगर कर्व बनाता हूँ, ठीक है, ये देख, ऐसे वाला कर्व को बोलते हैं कनकेव। और जो मतलब आउटसाइड में अगर उसका मुंह है ना, बाहर के साइड में अगर उसका मुंह है, उसको बोलूंगा मैं कन्वेक्स। ये वाला एरिया को बोलूंगा कन्वेक्स। ओके। कन्वेंस। कन्वेक्स, CONVEX, ये वाला देख यहाँ, कनकेव। हाँ हाँ समझ गए। कन्वेक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख, इस साइड में क्या मुंह कहाँ पे है? आउटर साइड में है ना, ग्राफ के अंदर मुंह नहीं है ये वाला फर्स्ट हाँ वाला का। तो ये क्या होगा? नहीं, इन्फ्लेक्शन। नहीं, ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये वाला। मैं तुमको ये वाला पूछ रहा हूँ, दिस वन। वो ये वाला पूछ रहे हाँ, हैं, ये कौन सा? BA का पूछ। ओबी का। ये ओबी जो बना है वो कंकेव बना है ना कन्वेक्स बना है? ओबी जो बना है वो कंकेव है ना कन्वेक्स है? इसको बोलते हैं कन्वेक्स है। कन्वेक्स है कि मुंह क्या बाहर की साइड में। जब मुंह बाहर की साइड में होगा ना, तो दैट इज नोन एज कन्वेक्स, ठीक है। और यहाँ पे देख, मुंह किसके साइड में? अंदर के साइड में है ना ग्राफ के, तो उसको बोला जाता है कनकेव। ये वाला ग्राफ को बोलते हैं कॉन्केव। कनकेव, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हो गया ओके। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, INFLECTION, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है? हाँ पक्का? हाँ बहुत कुछ बता दिया आज मैं तुमको। हाँ बहुत कुछ, और मत बताइए। ठीक है, कल मैं क्या बोलता है, कल इसका फाइनल लास्ट क्लास दूंगा, लास्ट क्लास देके खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट ज्यादा नहीं है, एकदम थोड़ा थोड़ा है, हाँ बहुत कम यहाँ है। पे देखिए, टाइम सीरीज वहां पे आई है ना, टाइम सीरीज टाइम सीरीज में क्या? 1.2। इसके नीचे है, प्राइवेट गुड्स के नीचे ना, ऊपर है। वो तो पता नहीं। मैथमेटिक्स, वन हाँ मिला पॉइंट मिला, एक सेकंड। ऊपर ऊपर जाएगा। तो ये तो कौन सेक्शन टाइम सीरीज? हाँ बोल। वहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इफ नेशनल इनकम ऑफ कंट्री, कहाँ गया? If national income of a country is different in different years are collected of देन a country, रिप्रेजेंट टाइम। ऑफ अ कंट्री सबसे पहले बोला है, मतलब एक कंट्री के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। एक कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा है इन डिफरेंट ईयर्स,
मतलब 2020 में कितना नेशनल इनकम हुआ, 2018 में कितना नेशनल इनकम हुआ, 2017 में कितना नेशनल इनकम हुआ, ये सब क्या हो गया, एक ही कंट्री के अंदर रह के अलग अलग टाइम में कितना वो नेशनल इनकम कमा रहा है, एक ही कंट्री में रह के वो अलग अलग टाइम में कितना नेशनल इनकम कमा रहा है वो कंट्री, दैट इज नोन एज टाइम सीरीज डेटा, मतलब टाइम से रिलेटेड है। मतलब मैं तुमको क्या बोला, मैं तुमको कंपेयर कर रहा हूँ लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस से, तुम्हारा लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस क्या था, अभी इस साल का परफॉर्मेंस के साथ लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहा हूँ। और नेशनल इनकम इसमें क्या बोला है कि एक ही मतलब इंडिया का नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2019 में कितना नेशनल इनकम हुआ था, 2018 में कितना नेशनल इनकम हुआ था, 2017 में कितना हुआ था, 16 में कितना हुआ था, ये सब क्या अलग अलग टाइम फ्रेम है ना, अलग 17 16 15 क्या है, टाइम फ्रेम है। ठीक है, जब मैं कोई चीज का कंपैरिजन करता हूँ खुद के साथ, खुद का कंट्रीज के साथ, कंट्री के साथ, तो उसको बोला जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस। मतलब मैं इंडिया के साथ ही तो कंपेयर कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि यूएस का नेशनल इनकम इस साल में कितना हुआ या जापान का नेशनल इनकम इस साल में कितना हुआ। अगर मैं वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दूं ना, तब जाके हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल डेटा, तब होगा क्रॉस सेक्शनल डेटा। समझी? समझ मैं इनकम अंक कर रहा हूँ, इनकम मैं अंक कर रहा हूँ 20,000 अभी, तो बहुत कम बोल दिया, 1 लाख, 1 लाख रुपए इनकम अंक कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं पहले अंक कर रहा था 50,000, उसके पहले अंक कर रहा था 40,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा कंपैरिजन है, मैं खुद के साथ खुद को कंपेयर कर रहा हूँ, किसी और को कंपेयर नहीं कर रहा मैं, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज होगा। क्रॉस सेक्शन क्या होगा, समझे, मैं तुम्हारे साथ कंपेयर कर रहा हूँ या तो मैं कोई फ्रेंड के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे से कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरा मेरा इनकम तो यार 1 लाख है, उसका इनकम 1.5 लाख है या 50,000 है। तो मैं जब खुद को किसी और के साथ कंपेयर करता हूँ उसको बोलता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। जैसे यहाँ पे नेशनल इनकम का एग्जांपल लिया, नेशनल इनकम में क्या बोला है, एक इंडिया की में रह के वो अलग अलग टाइम फ्रेम में कितना नेशनल इनकम कमाया है। और मैं जब इंडिया के साथ यूएस का, जापान का, बांग्लादेश का या ऑस्ट्रेलिया का किसी के साथ भी कंपेयर करूंगा नेशनल इनकम, वो आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल डेटा के अंदर। ये सब एनालिसिस टूल है, ये टाइम सीरीज डेटा एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या है, एनालिसिस टूल है, इकोनॉमिक एनालिसिस टूल है, जिसके थ्रू अपने इकोनॉमी का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इससे पता चल जाएगा ना कि कौन सा इकोनॉमी, कौन सा कंट्री का नेशनल इनकम ज्यादा था, हाई था, इससे ये पता चलेगा ना, ठीक है। समझी? हाँ पक्का? हाँ। और पूछो। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है? एक दो चीजें जो बताना है, बाकी सब हो चुका है। अभी बताओ ना, कल बताओ। नहीं अभी नहीं, कल। ठीक है, एक बार इसको देख लेना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो मतलब प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन है, प्राइवेट सेक्टर अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन का ओनरशिप लेके रखा है तो उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर अगर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन का ओनरशिप लेके रखा है तो उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। गवर्नमेंट लेके रखता है ना सोशल का। हाँ वही तो बोला मैं। ओके। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एब्सेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर लेके रखा है पूरा, ठीक है। यहाँ पे देख लिखा हुआ है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन इज एब्सेंट एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ओनरशिप, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब पब्लिक ही होगी ना, गवर्नमेंट तो पब्लिक लिए लेगा, पूरा सब पब्लिक यूज कर हाँ। सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो कौन सा अच्छा रहता है, मिक्स्ड इकोनॉमी ज्यादा अच्छा रहता है, मिक्स्ड इकोनॉमी ओके। ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। कंट्री में वो ज्यादा मतलब होता है ना, तुम दोनों का मिक्सड अप कर रही है, थोड़ा पार्ट प्राइवेट के हाथ में, थोड़ा पार्ट गवर्नमेंट के हाथ में। अब मैं पूरा ओनरशिप अगर प्राइवेट के हाथ में दे दूंगा संभाल नहीं पाएगा, इसके बाद थोड़ी इतना कैपिटल होगा। और पूरा हाथ, पूरा अगर मैं अगर पूरा चीज अगर गवर्नमेंट के हाथ में दे दूं तो गवर्नमेंट भी संभाल नहीं पाएगा, क्या क्या चीज संभालेगा वो बेचारा, एक आदमी है तो कितना संभालेगा वो, ठीक है। तो मिक्स्ड ऑफ प्राइवेट एंड सोशल, मिक्स्ड ऑफ कैपिटल एंड सोशल अच्छा इकोनॉमी बनता है अगर इस दोनों का मिक्सचर होता है तो, ठीक है। बहुत पढ़ लिए। बहुत पढ़ ली। पूछना है कुछ? नहीं कुछ नहीं पूछना, पढ़ लेते हैं उसके बाद ये कुछ पूछना होगा तुम। हाँ तो पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, हाँ चलो बाय बाय। बाय।